नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम और हमेशा की तरह शुरुआत शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। देश बड़ी विकराल परिस्थितियों में गुजर रहा है, परिस्थितियों से गुजर रहा है, परिस्थितियों में नहीं, परिस्थितियों से गुजर रहा है। चाहे वो हवाई यात्रा की हड़ताल हो या फिर विश्व के सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष यानी पुतिन साहब का भारत आगमन। यह कई तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण आगमन के बाद जिस मुद्दे के पर्पज से यह आगमन हुआ वो अब तक तय नहीं हो पाया। मतलब साफ साफ स्थिति है कि वो डील नहीं हो पाई। अब डील हुई नहीं। अब इस समय रूस के सामने कई सवाल खड़े हैं। रूस चीन के इतने नजदीक जा चुका है कि भारत का उतना नजदीकी नहीं बनना चाहता है। रूस पाकिस्तान के नजदीक भी जा चुका है। हम पहले रूस से 70% सामान का आयात करते थे, वो गिरते गिरते 30 के आसपास आ गया है। बीच में हम कई बिलियंस का तेल खरीदते थे जो अमेरिका के दबाव में 0 हो गया है। अब ऐसे में रूस हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? रूस ट्रंप तो है नहीं कि जो कहा जाए वो हां कर जाए, बाद में देखा जाएगा। पुतिन एक बेहद समझदार या कहिए चालाक, बड़े अपने ढंग से काम करने वाले नेताओं में से है। आपने देखा वो इंटरव्यू का क्लिप देख ली होगी सबने, जिसमें उन्होंने कितनी मजम्मत कर दी। हमारे यहाँ की चापलूस चरण चुम्बक मीडिया ने एक बार फिर उनके मुंह में माइक गुजर कर जानना चाहा कि इस समय किसको आप बढ़िया प्रधानमंत्री मानते हो। तो उन्होंने जो शब्द का जवाब दिया है उससे मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ की मीडिया को चुल्लू भर पानी में भी डूब के मरने की जगह नहीं बची है। अब इससे बुरी और कोई टिप्पणी मेरी भी हो नहीं सकती। इस देश का सत्यानाश करके विदेश में भी मीडिया की साख गिराने का जो सिलसिला है वो अब निकल पड़ा है और इधर ढील नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री जी हतप्रभ हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं और उड़ान मंत्री, मेरे शब्द से आप अलग थलग मत होइए कि उड़ान मंत्री क्या होता है तो मुझ पर ही कमेंट करने लगो। उड़ान मंत्री यानी नागरिक उड्डयन विभाग, बता देता हूं आपकी सहूलियत समझ जाएंगे, खामोश है। वो नायडू के खेमे के हैं, बड़े मस्त हैं। क्या नीतीश और नायडू कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं या फिर उन्हीं के विभाग पर कोई आरोप लगा के नरेंद्र मोदी प्रभाव में लेना चाहते हैं, प्रभाव से बाहर निकल गए हो? यहां तो बंदा सब तरफ चलता है, कुछ कदम आगे चलता है, कुछ कदम पीछे चलता है, दाएं चलता है, बाएं चलता है, आए बोले साए बोले, कुछ भी बोले, बोलते रहो, जागते रहो। पहले एक नारा था जागते रहो, रात को चौकीदार बिसिल बजाता था, वो याद है दिन, सबको याद होंगे। अब तो सीसीटीवी कैमरे गली गली लग गए तो बहुत कुछ जरूरत नहीं है। रात में सीटी बजती थी, फिर उसके बाद कहता था वो चौकीदार जागते रहो। और हमारे यहां चल रहा है भागते रहो, वोट दो और भागते रहो, रुको मत, क्योंकि काम कुछ है नहीं, रोजगार कुछ है नहीं। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन दे देते हैं, खाओ राशन, भागते रहो, पचाओ इसे। ऐसे में संतोष जी क्या डील में क्या कमियां दिख रही हैं? डील हो क्यों नहीं रही है? डील नहीं हुई तो देश सवाल करेगा। और डिनर पे फिर नहीं बुलाया गया दोनों नेता प्रतिपक्ष ने, राज्यसभा न लोकसभा। नहीं, यही बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, जब भारत के अंदर राजनीतिक मतभेद हो, ठीक है, होते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष, बाहर से कोई मेहमान आता है तो जब घर में भी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन जब बाहर से मेहमान आते हैं तो सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। नहीं नहीं, अच्छे फैमिली की तरह बिहेव एक करना सवाल है। है, बहुत गंभीर सवाल है संतोष जी, उसे जेहन में रखिए और जवाब भी दीजिए। जी। अगर अभी पाकिस्तान से झगड़ा हो, अमेरिका से झगड़ा हो, विपक्ष कोई गाय बगाए मुंह से बात निकल जाए, पूरी मीडिया घेरती है, रसिया के भोज में
नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष को नहीं बुलाया गया? क्या मीडिया सवाल करने की हिम्मत और औकात रखेगी नरेंद्र मोदी से कि बताइए क्यों नहीं बुलाया? उस मीडिया के जो मीडिया राहुल गांधी या केजरीवाल, तेजस्वी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी या अन्य कोई जो टूट पड़ता है, वो पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया नेता प्रतिपक्ष को डिनर में? बड़ा गंभीर सवाल है। ये ऐसा सवाल है शिव जी, जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो न्यूज चैनल देख ले, और किसी न्यूज चैनल पे उनको ये खबर दिख रही हो तो बता दे, और कल का अखबार पढ़ ले। मुझे नहीं लगता कि ये खबर फ्रंट पेज पर कहीं कल के अखबार में भी होगी। लेकिन रूस पे आने से पहले, और एक बड़ी जो बार बार प्रधानमंत्री प्राइवेट 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 का राग अलापते रहते हैं, बार बार सवाल यही आता है कि अपने करीबी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए वो किस हद तक जाएंगे। पीएमओ में जो गड़बड़ी हो गई, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, चाइना में प्रधानमंत्री कैसे बच के आए या रूसी राष्ट्रपति ने बचाया, ये तो खुद बीजेपी के इकोसिस्टम ने फ्लोट करवाया था इस खबर को। तो क्या प्राइवेट प्राइवेट का राग सुन के व्लादिमीर पुतिन जो है वो सहम गए, रुक गए, थम गए? क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अडानी आ सकते हैं, अडानी आएंगे तो फिर अमेरिका में एफआईआर जो हुई है वो भी आएगा, और जब वो आएगा तो अमेरिका का इंटरफेयर भी होगा, और कहीं डिफेंस डील के बहाने रशिया के डिफेंस सेक्टर में अमेरिका की घुसपैठ तो नहीं हो जाएगी। ये सवाल बहुत गहरे हैं। वो बताने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, सरकार कैसे ही अपनी बातों से पलटती। सिविल एविएशन सेक्टर में एक नया नियम लाया गया, कहा गया यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाया गया। अब ये सारा बवाल हुआ तो उस नियम को स्थगित कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि हम यात्रियों की सहूलत के लिए लेके आए। तो भैया पहले ठीक थे आप या अब ठीक है? और ये क्यों किया गया, इसके लिए भी जानना बहुत जरूरी है शिव जी, कि आज जो है शुक्रवार का दिन था, यानी संसद का जो सत्र चल रहा है शीतकालीन सत्र, ये सोमवार से शुक्रवार तक होता है। शुक्रवार को पांचवें दिन, आखिरी दिन जो होता है, सप्ताह का जो आखिरी दिन होता है, उस दिन के बाद से शनिवार और रविवार को संसद का सत्र नहीं होता। आज तमाम मंत्रियों के और सांसदों के फ्लाइट के टिकट बुक थे अलग अलग क्षेत्रों में जाने का। जो सांसद है उन्हें आमतौर पर अपने संसदीय क्षेत्रों में जाना होता है, जो मंत्री हैं उनके पास संसदीय क्षेत्रों के अलावा कई और जगह की भी कार्यक्रम तय होते हैं, जा नहीं पाए। तो सरकार ने आदेश वापस लिया, और सरकार ने, बड़ा दिलचस्प बता दूं मैं, कि सरकार ने एक हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप करने का फैसला किया है कि इंडिगो एयरलाइंस का ये व्यवधान जो हुआ वो क्यों हुआ। अब ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी, ये हम और आपको सबको पता है कि लीपा पोती जैसे कहते हैं ना, उस तरह से किया जाएगा। लेकिन आपने जैसे विपक्ष के नेता की बात कही, मैंने कहा ना, जब मेहमान आते हैं तो आपको अपनी लड़ाई को जो है वो एक किनारे कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी 24 घंटे सातों दिन राजनीति 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 करती रहती है। जो राष्ट्रपति भवन में ये डिनर मोदी सरकार की तरफ से नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं है शिव जी, मैं पहले बता दूं, हमारे देश की संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति, अभी द्रौपदी मुर्मू है। तो संवैधानिक प्रमुख ने, यानी भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने, रूस के राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया। और जब संवैधानिक प्रमुख में, वो चूंकि वो संसद के भी एक तरह से हिस्से होते हैं, तो संसद के दो अंग होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रहेंगे, वो लोकसभा में भी नेता है। लोकसभा में उपनेता होने के नाते, केंद्रीय मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह को भी न्योता है, और राज्यसभा में नेता होने के नाते जेपी नड्डा को भी न्योता है। लेकिन लोकसभा में, जो लोकसभा का अभिन्न अंग है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है, उनको मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग कर देते हैं, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। अच्छा, बुलाया किसको गया पता है आपको? ये बुलाया गया है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को, और ये कहा गया है कि बतौर विदेश मामलों के समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनको बुलाया गया है, और ये एक प्रोटोकॉल का, ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। अब बीजेपी के इकोसिस्टम को ये तो बताना चाहिए कि ये कौन से संसदीय परंपरा का हिस्सा है कि देश की महामहिम अगर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में डिनर का आयोजन करती है तो वहां दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को ना बुलाया जाए। ये तो बोलना चाहिए। अब जैसे आपने गोदी मीडिया की बात कर दी, आप ये देखिए कि कल से ही शिव जी, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ तस्वीरें प्रचारित और प्रसारित की जा रही है कि जब पुतिन जब आए थे दिल्ली भारत के दौरे पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनके बगल में नरेंद्र मोदी भी थे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी रसिया के दौरे पर गए तो भी वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उन तरह की तस्वीरों को प्रचारित प्रसारित करने का मकसद क्या है, लेकिन
कुछ ना कुछ वो साबित करना चाहते होंगे। और जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी पुतिन ने वीर सावरकर को याद नहीं किया, महात्मा गांधी को याद, राजघाट पर गए। थोड़ी सी शर्म तो इनको आनी चाहिए थी। खैर, और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, आपने कहा, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि जो सवाल पूछा गया, इससे घटिया सवाल कुछ नहीं हो सकता। वो सवाल पूछा गया या पूछवाया गया कि भैया तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ, अब आप देखिए पुतिन जो है, अब एक एक करके आप देखते रहिए, अटल बिहारी वाजपेयी, शिवजी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। आप ये पूछेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री के साथ आपने ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया, तो मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए, वो तो विरोधी नेता थे, हालांकि वो भी एक अजीब सा सवाल था। लेकिन क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी कम करना चाहते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता बनाना चाहते हैं? ये सवाल पूछा नहीं गया, ये सवाल पूछवाया गया, और पुतिन ने जो जवाब दिया, काली खोद कर रख दिया। यहाँ पर हमें सैल्यूट करना चाहिए पुतिन साहब को। अब आ जाते हैं कि सारी चीजें हुई, बार बार हमें बताया जा रहा था रूस आएगा अमेरिका हिल जाएगा, रूस आए पुतिन आएंगे ट्रंप हिल जाएंगे, एक बड़ी डिफेंस डील होगी और भारत उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ जाएगा, ट्रंप की नींदें उड़ जाएगी, ट्रंप के हौसले खत्म हो जाएंगे। और 3 बार इस 2 दिनों की संक्षिप्त यात्रा में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद पता नहीं वो भूलते नहीं है, क्यों नहीं भूलते, मेरी समझ में नहीं आता। वो ये इस बात को क्यों नहीं याद रखते कि वो किसी एक उद्योगपति कारोबारी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 144 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, और इस देश में सरकारी सेक्टर में भी डिफेंस की बहुत शानदार कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये पब्लिकली बता रहा हूं, अंदर की बैठक में तो पता नहीं फिर क्या क्या कहा होगा। इस भारत रूस बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिफेंस और स्पेस को, ध्यान से सुने दर्शक हमारे, डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, और इससे इन सेक्टर में नए मौके बने हैं, यानी डिफेंस में वो प्राइवेट सेक्टर का राग लाते रहे, और व्लादिमीर पुतिन की चिंताएं बढ़ती चली गई। अब देखिए, पहले हमें क्या बताया गया था, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, बार बार जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि ये बड़ा दौरा हो सकता है, कहा जा रहा था कि एक बड़ा समझौता हो सकता है, कहा जा रहा था कि डिफेंस डील को लेकर एक बड़ा समझौता हो सकता है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। भारत की न केवल रक्षा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन जो समझौतों की घोषणा की गई, उसमें इस तरह के डिफेंस डील की कोई घोषणा नहीं की गई। दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगर आपको कहीं पता लगे कि भारत और रूस के बीच में कोई डिफेंस डील हुई है, जो दोनों नेताओं की जो बैठक हुई थी, तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमें ये बताया गया था, रूस के राष्ट्रपति के भारत आने से पहले बताया गया था कि लड़ाकू विमान को लेकर कोई बड़ा सौदा होने की उम्मीद है। कई अन्य तरह की बातें भी कही गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीमित जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वो लड़ाई है, वो तो अभी तक कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन लड़ाई की घोषणा ऑफिशियली नहीं हुई, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा ऑफिशियली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी। तो फिर उसमें रूस के कई हथियारों ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार डिफेंस का डील नहीं हो पाना, भारत और रूस के बीच में डिफेंस का कोई समझौता नहीं हो पाना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री प्राइवेट सेक्टर को लेकर जितने बेचैन दिख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कई देशों में जाकर जिस तरह से अपने दोस्त के लिए लॉबिंग कर रहे थे, क्या वहां यहां भी वो डिफेंस डील में अडानी को घुसाने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल उठ रहा है, और ये सवाल उठता रहेगा, और तब तक ये सवाल उठता रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से, जब तक कि सिस्टम की तरफ से इस बात का कोई जवाब ना आ जाए। एक सवाल हमें और देखना होगा। अब लोग बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी, ये बताया कि हम तो लंबे समय से हथियार बेच रहे हैं, भारत को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये तमाम चीजें कही जाएंगी, लेकिन ये तो कूटनीतिक शब्दावली है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में जिस तरह से बैटिंग ऐप के लिंक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में जिस तरह से घुसपैठ की खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि बैटिंग ऐप घुसा तो अपराधी घुसा। अपराधी कहाँ है? दुबई। दुबई कनेक्शन घुसा, और जब भी दुबई कनेक्शन का जिक्र आता है तो फिर पाकिस्तान और आईएसआई का भी जिक्र आता है, उससे आप इसको अलग नहीं कर सकते।
तो क्या भारत के डिफेंस सिस्टम की तो छोड़िए, क्या भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में ही कोई बड़ी सेंध लग गई है? आखिर रूस के राष्ट्रपति कई बड़े अहम समझौते करने आए थे, डिफेंस उसमें से अहम है। रूस को आज की तारीख में फंड की जरूरत, पैसे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई जारी है, और ऐसे माहौल में वो भारत आते हैं, 19 समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। चाहे वो शिप बिल्डिंग की बात हो, या भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री जहाजों इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग देने की बात हो, नई शिपिंग लेन पर निवेश की बात हो, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते हो, इस तरह के कई एमओयू किए गए हो। लेकिन जो सबसे मेन था, जो सबसे मुख्य था, वो डिफेंस डील नहीं किया गया। डिफेंस डील का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जा रहा? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में तथ्य हमसे छुपाए जा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा बड़ा हुआ है कि रूस जो है वो डिफेंस डील करने से पीछे हट गया? अब आपको तारीफें, अब आपको ये बताया जाएगा कि कैसे तारीफ की, क्या-क्या बातें कही, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि वो कूटनीतिक भाषा है। और एक और सबसे बड़ी बात कहता हूं मैं, ये कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ मेहमान का स्वागत है, मेहमान का दिल से स्वागत है। बतौर भारतीय हम मेहमान का स्वागत करते हैं, लेकिन भारत के हितों के लिए कुछ बात पूछनी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, क्या रूस ने पाकिस्तान का नाम लेकर कुछ कहा? बल्कि पाकिस्तान के साथ तो वो संबंध मजबूत कर रहा है। आप किसको धोखे में रखना चाहते हैं? आपने आतंकवाद के ऊपर ये कहा इस समझौते में कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, यूक्रेन वाला भी मुद्दा आया, और ये कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एक है। कैसे हो सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ? क्योंकि आतंकवाद जो पाकिस्तान फैला रहा है, उस पाकिस्तान को प्रश्रय कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है, चीन दे रहा है। और आज की तारीख में रूस जो है वो चीन का बड़ा भाई नहीं है, रूस चीन का छोटा भाई बन चुका है। तो रूस इस मामले में, शब्दों का आप कुछ भी कह लीजिए, शब्दों का मकरजाल आप भूल लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ अहम समझौतों को छोड़कर जो बड़े समझौते होने थे इस रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान, वो बड़े समझौते नहीं हो पाए। और इस सरकार को, देश की जनता को ये बताना चाहिए कि क्यों नहीं हो पाए। पुतिन हिचक कहाँ गए, पुतिन रुक कहाँ गए, क्यों बड़ी डिफेंस डील नहीं हो पाई, और इसके लिए कारण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्ति के प्रति प्रेम और अनुराग, या प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर चल रही उठापटक? बहुत कुछ आपने बयां कर दिया, कुछ बचा नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज तो समझ में नहीं आ रही कि रूस आखिर बहुत जरूरत में आया है भारत, और जरूरत के बाद भी संतोष जी झुक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री इस चक्कर में है कि मेरी साख बन जाए। हालांकि उनका दौरा आज समापन की ओर है, भोज के बाद वो निकल जाएंगे रसिया, लेकिन अभी तक डील फाइनल होने का कोई संदेश नहीं है। ट्रंप की तरह वो ये भी नहीं कहेंगे कि हम कुछ भी बोल दें जाके मीडिया के सामने, बाद में देखा जाएगा। ये भी नहीं होगा, जो होगा वो आर पार होगा, क्या है क्या नहीं है। तो अब इस कुल मुद्दे पर मैं एक अंतिम कमेंट ये आपसे करूंगा कि इस मौके पर पुतिन भारी पड़े हैं या मोदी? देखिए, अगर मोदी भारी पड़े होते तो डिफेंस डील हो जाता। भाई, प्राइवेट प्राइवेट कराकलाप तो रहे थे। अगर मोदी भारी होते तो तेल ज्यादा खरीदने का समझौता होता, क्योंकि रूस संकट के दौर में आया, भारत को मदद करनी थी फंड के नजरिए से। अच्छा, इस चीज को समझना है तो आपको दूसरे तरीके से समझना होगा। 1991 में, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं दर्शकों को, 1991 में यूएसएसआर टूटा, रूस एक अलग देश बना। आर्थिक संकटें भी आई, जब देश बढ़ जाता है टुकड़ों टुकड़ों पे तो आर्थिक संकट आता है। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे, उनके इलाके में एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट लगना था। भारत के साथ समझौता हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समझौते की आलोचना की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 1996 का चुनाव हुआ, लोकसभा का।
अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में सबसे बड़े दल होने के नेता होने के नाते, सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया, उन्होंने सरकार बनाई, उनको बहुमत साबित करने के लिए 13 दिन का वक्त दिया गया। बहुत सारी फाइलें उस समय इधर-उधर हो रही थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस सरकार में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली सरकार थी, उसमें लालकृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हुए थे। मुरली मनोहर जोशी गृह मंत्री, और कहने वाले कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अयोध्या वाली फाइल मंगाई, जो सीबीआई की जांच चल रही थी, जिसमें वो खुद भी एक अभियुक्त के तौर पर दर्ज थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कई चीजें आई वो 13 दिन की सरकार में। चाहे भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो आया, कहा जाता है कि नरसिम्हा राव ने बताया कि हम नहीं कर पाए, आप कर दीजिएगा। और उसके साथ ये रूस वाला प्रोजेक्ट भी आया। तो उन्होंने इसको भी जानने की कोशिश की, क्योंकि उससे पहले बड़े तल्ख अंदाज में विरोध करते थे, जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे। तब उनकी समझ में आया कि भाई ये रूस के राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अनुरोध है और भारत के लिए इस डील में कहीं कोई नुकसान नहीं है। बस चूंकि रूस को फंड की जरूरत है, राष्ट्रपति को अपने इलाके में कुछ करना है लोगों के लिए, तो वो चाहते हैं कि भारत इस डिफेंस डील पर जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका विरोध करना एक तरह से बंद कर दिया। लेकिन 13 दिनों बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। शिव जी, देखिए भारतीय राजनीति कैसे काम करती है। जो आजकल कुछ उतर जाते हैं ना भक्तजन, उनको बता देता हूँ। 13 दिन में 13वें दिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत जुटा नहीं पाए, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा के प्रधानमंत्री में वाली सरकार में रक्षा मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव इस डील को उतना ही समझते थे कि अटल जी ने विरोध किया तो ये डील गलत है। तो उन्होंने जाते ही जब उनके पास ये फाइल आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, ये अटल जी ने कह दिया ये गलत है तो हम इसको नहीं करेंगे। सुनिए उस समय क्या होता था। मतलब एक रक्षा मंत्री ये कह रहा है, जिनकी लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी से थी, उन्होंने कहा कि अटल जी कह रहे हैं ये गलत है तो गलत है। उसके बाद ये मामला आगे उठा, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने इसको आगे बढ़ाया था, तो उन्होंने सीधा कहा, मतलब एक मैसेज भिजवाया गया मुलायम सिंह यादव के पास कि नहीं, अटल जी जो कहते थे वो तो ठीक है, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 13 दिन के लिए, तो एक बार आप उनसे बात कर, ये मुलायम सिंह यादव तक संदेशा पहुंचाएगा। मुलायम सिंह यादव खुद अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बताया कि देखिए इस प्रोजेक्ट से भारत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रूस ने कई अहम मौकों पे हमारी मदद की है यूएसएसआर ने, और आज जो उसका उत्तराधिकारी रूस है वो संकट में है, तो हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की राय मानी और उस पर आगे बढ़े। अब आज रूस फिर से एक संकट में है। अब देखिए लड़ाई और बाकी चीजें हम अलग रख देते हैं, लेकिन एक संकट का दौर तो है, फंड की कमी तो है, क्राइसिस तो है। उस क्राइसिस में हमें रूस से तेल कम खरीदने की बजाय ज्यादा खरीदना चाहिए, बल्कि उसके लिए तो दम ठोक कर समझौता करना चाहिए कि हम इससे जितना हम खरीद रहे हैं उससे 1.5 गुना खरीदेंगे या उससे 2 गुना खरीदेंगे। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति की मजबूरी समझिए। उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया, उसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अलग अलग एंगलों से सवाल पूछा गया। रूस के राष्ट्रपति ने पहला जवाब दिया कि अमेरिका भी अपनी जरूरतें हमसे पूरी करता है, तो वो भारत को क्यों बता रहा है। मतलब भारत को संदेश था ना कि जब अमेरिका खरीदता है तो तुम क्यों खरीदने से डर रहे हो, अमेरिका तक खरीदता है। दूसरी बातें उन्होंने कही, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि तेल खरीदना कम किया है ज्यादा किया। उन्होंने कहा नहीं, ओवरऑल जो हमारा ट्रेड है वो उतना है। देखिए ये कूटनीतिक भाषा होती है। आपसे पूछा गया कि भैया तेल कम खरीद रहा है इंडिया, तो उन्होंने नहीं कहा कि कम खरीद रहा है ज्यादा खरीद रहा है, उन्होंने कहा ओवरऑल ट्रेड जो है वो कमोबेश उतना ही है। मतलब तेल हम कम खरीद रहे हैं, उसकी जगह कुछ और चीज आ रहा है, और कमोबेश उतना ही है, तो इसका मतलब उससे कम क्वांटिटी। यानी आपको एक तरह से बिना कुछ कहे ही पुतिन ने बेनकाब कर दिया कि आप अमेरिका के दबाव के आगे झुक रहे हैं। और ये हम और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के प्रेशर के आगे, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जादूगर की जान तोते में फंसी हुई है। उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये जो डिफेंस डील का ना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, जिसको एक तरह से छुपाया जा रहा है। कायदे से तो मीडिया की हेडलाइन यही होनी चाहिए थी ना, क्योंकि वो तो पहले से चला रहे थे डिफेंस डील होगी, डिफेंस डील होगी, डिफेंस डील होगी। नहीं हुई भाई, तो चलाओ तो सही कि क्यों नहीं हुई। लेकिन वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब वो चलाएंगे तो उनको सच बताना पड़ेगा, और सच भला कैसे बता सकते हैं। लेकिन कुछ जगह आ रहा है, कुछ जगह आ रहा है। भास्कर ने थोड़ा सा हेडलाइन इसको दिया है, दैनिक भास्कर ने, कि भाई डिफेंस डील नहीं हुई। और फिर उसके बाद जी मीडिया ने भी मीडिया सोर्सेस का हवाला देके ये कहा कि कोई डिफेंस डील नहीं हुई। अब जी मीडिया, सुभाष चंद्र साहब और बीजेपी के रिश्ते कई तरह से बनते बिगड़ते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आ रहा है।
लेकिन जिस तरह से ये 24 घंटे वाली खबर होनी चाहिए थी, उस तरह से ये खबर नहीं हो पा रही। मैं दर्शकों से कहूंगा कि ढूंढ-ढूंढ कर निकालिए, हम तो ढूंढ के ये खबर आपके लिए लेके आए हैं और आप ही हमें बता दीजिए कि प्रधानमंत्री डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्राइवेट का राग क्यों अनाप रहे हैं? सरकारी कंपनियों का क्या होगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि डिफेंस डील नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हवाई यात्रा, हवाई उड़ान, हवाई जहाज, वो सब शहर ठहर जाना, प्रधानमंत्री कार्यालय तक गंदगी का पहुंच जाना, ये तमाम चीज बड़े इश्यू हैं, लेकिन ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बहुत ये मुद्दा गहराई से जुड़ गया है। इसलिए दर्शक क्या मानते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और उनका प्यार, स्नेह, साथ, सहयोग, समर्थन मिलता रहे, इतना ही हम कह सकते हैं शिव जी। चलिए देखते हैं कि दर्शकों का सहयोग और प्यार कैसा मिलता है। प्यार मिलेगा वो भी देखेंगे, नाराजगी मिलेगी वो भी देखेंगे, लेकिन एक बात तो है कि अगर सच्ची खबरें आपको देखनी होंगी तो फिर आना पड़ेगा हम लोगों के पास। हम लोग खबर के अंदर का रहस्य लाते हैं। हम प्रेस नोट नहीं पढ़ते हैं। प्रेस नोट पढ़ते तो हम कुछ और होते। हम खबर का विश्लेषण करते हैं कि ये नहीं हुआ तो इसका क्या राज है और ये हुआ तो ये हुआ क्यों। इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा लेंगे। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से ये अपील है कि अगर अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो लिख दीजिए। अच्छा बुरा जो भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमें वो सब स्वागत है। हम तो बाजार में खड़े हैं, कबीरा खड़ा वजीर बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। संतोष जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।